नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की राजनीति बगैर झूठ के शुरू नहीं हो पाती? क्या नफरत के बिना उनका कोई खेल नहीं हो पाता? और क्या इस देश में, क्या पूरी दुनिया में दुनिया खंडहरों पे नहीं बसी है? जी हां, सवाल यही है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं वह बात जो आज की एक घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतवा और केन नदी के लिंक की प्रोजेक्ट की शिलान्यास की घोषणा करते हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। करीब 45,000 करोड़ रुपए से अधिक, यानी यह परियोजना है जिसकी लागत लगातार बढ़ के करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। और इस परियोजना में जो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हुआ, उससे आप एक बात समझ लीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस ने पानी के लिए कुछ भी नहीं किया, डॉक्टर अंबेडकर ने पानी के लिए इतना कुछ किया था, कांग्रेस उसे छिपा गई। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के कानून मंत्री थे, पानी मंत्री नहीं थे। पहली बात। दूसरी बात, इस लिंक परियोजना से जब आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम जोड़ते हैं तब आता है, आखिर आप डॉक्टर अंबेडकर को जबरन इसमें ला क्यों रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि जब प्रोजेक्ट की सच्चाई खुले तो बेवजह उनके नाम पर छींटाकशी हो? आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। आरएसएस ने सदैव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और भाजपा के तमाम नेताओं ने अपमान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी की, दोनों लोगों की प्रतिमाएं या पुतले जलाए गए, एक साथ जलाए गए जब हिंदू कोड बिल को लेकर दोनों अडिग थे। संविधान की प्रतियां जलाई गई, रामलीला मैदान तक में जलाई गई दिल्ली में। कौन था जलाने वाला? आरएसएस बीजेपी के लोग। तो इतना अपमान जिसका आपने किया, कांग्रेस पार्टी और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या भीमराव अंबेडकर हो, दोनों अलग अलग पार्टी से थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के साथ गठबंधन करें, इसके तमाम प्रयास हुए थे। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी से गठबंधन किया था, कांग्रेस से नहीं किया था। इसलिए दोनों जब आमने सामने लड़ते हैं तो तमाम बातें होती हैं। लेकिन कांग्रेस ने फिर भी उन्हें जिताने के लिए पहले उनके सामने उन्हीं के पीए को खड़ा किया, जिससे कि डॉक्टर अंबेडकर जीत जाए। बाकी उनकी पार्टी के लिए नहीं कोई चाहता, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी पार्टी के लिए चाहता है। यदि हम भाई भी होते हैं तो एक भाई अलग काम कर रहा होता है, दूसरा अलग काम कर रहा होता है, तो अपने अपने उसके लिए काम करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं काम करते हैं। सेम सी चीज है। वहां वैचारिक भी मतभेद थे और निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां भी अलग थी, तो वो होना ही था। अब आइए, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार जाते हैं, महाराष्ट्र में उनका सिर्फ एक विधायक होता है, फिर भी वो राज्यसभा सदस्य बनते हैं। कैसे? क्योंकि पंडित नेहरू और कांग्रेस उन्हें बनाती है। दोबारा फिर जब आता है, फिर उनका सिर्फ एक ही सदस्य था, फिर कांग्रेस उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाती है। यानी मरने तक उन्हें जो राज्यसभा मिली, जो भी और ये चीजें मिली, वो कांग्रेस ने दी, किसी और ने नहीं दी। उन्हें मंत्री भी कांग्रेस ने ही बनाया, कानून मंत्री। और उन्हें संविधान सभा में भी कांग्रेस पार्टी अपने सदस्य को जो इस्तीफा दिला के उस सीट से लेके आई, और फिर प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। इससे आप समझ सकते हैं
कि कांग्रेस ने उनका नाम कभी नहीं मिटाया। वो अलग पार्टी से थे, कांग्रेस एक अलग पार्टी थी, स्वाभाविक सी बात है दोनों को लड़ना है। बहुत बार बहुत सारी पार्टियां एक साथ भी आती हैं, अलग भी आती हैं, वो उनकी मर्जी है। तो सेम सी चीज थी, इसलिए जो नफरत फैलाई जाती है उस पर जान लीजिए। तो अब जब केन और बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश और यूपी के सीमा पे हैं, इत्तेफाक से मैं उस घटना का साक्षी हूं। यह बात है 1980 की। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और वो मेरे पिताजी उन दिनों बांदा में पोस्टेड थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी वहां आई थी और केन और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना की शुरुआत की थी। अगस्त 1980 में एनपीपी तैयार किया गया था इन दोनों का और उसके बाद प्रोजेक्ट पर काम हुआ। अगस्त 1980 के बाद में अगस्त 2005 में, बीच में जो सरकारें रहीं, उन सरकारों में जो भी राजीव गांधी तक काम हुआ, उसके बाद काम नहीं हुआ। फिर चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, चाहे कोई और रही। फिर जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी, तब 2005 में परियोजना के लिए डीपीआर तैयार की गई और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तीनों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के। तो ये समझ लीजिए, अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने केबीएलपी के पहले चरण के लिए डीपीआर को पूरा किया और जनवरी 2014 में एनडब्ल्यूडीए ने परियोजना को दूसरे चरण की डीपीआर पूरी की और सितंबर 2014 में आईएलआर इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर्स कार्यक्रम को लागू करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने को लेकर विशेष समिति का गठन किया। यानी आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका था 2014 और फिर अप्रैल 2015 में एमओडब्ल्यूआर जो हुआ, वो नदी विकास और गंगा कायाकल्प के साथ जोड़ करके इसे देर किया गया। तो आप समझिए कि इसको देरी कराई गई, एक टास्क फोर्स बनाई गई। ये काम हुआ 2015 अप्रैल में, फिर 2000 मार्च 21 में, उसके बाद भूल गए। मार्च 2021 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने तब केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ फिर से एक ज्ञापन साइन किया और इस पर दिसंबर 2021 में कैबिनेट ने परियोजना की फंडिंग के क्रियान्वयन की मंजूरी देते हुए 2022 में भारत सरकार ने बजट दिया। इस बजट में 44,605 करोड़ रुपए का बजट आवंटन करने की घोषणा की गई थी 2022 में। अब आप समझ लीजिए, हम 2024 खत्म हो रहा है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके शिलान्यास की बात कर रहे हैं। यानी परियोजना में रेट बढ़ा दीजिए, फायदा दे दीजिए। इसके पहले मैं बता दूं, 1980 में जब श्रीमती गांधी ने किया था, तब छोटी छोटी नहरों से दोनों को जोड़ा गया था। तो यह भी समझा जा सकता है कि यह परियोजना किसने शुरू की, कैसे शुरू करी, क्या है, यह सत्य है। और इसे देर किसने करी, दशकों तक देर करी, वो करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और वो टूटी फूटी जो सरकारें बनी थी बीते सालों में, उन्होंने। तो 1989 के बाद में इस परियोजना में गड़बड़ी आई, जब राजीव गांधी चुनाव हार गए, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, सरकार दूसरी बनी। उसके बाद से यानी 1990 से लेकर के 2005 तक, इस पर के पहले तक 2004 तक कोई काम नहीं हुआ। 5 में तब शुरू हुआ जब मनमोहन सिंह की सरकार आई। यह अपने आप में इस बात का सबूत है
कि कैसे और क्या किया गया है। तो इसके तमाम छोटे छोटे काम हो चुके थे, तमाम चीजें जोड़ी जा चुकी थी, इसको बृहद रूप से शुरू करना था। तो अब ठेके पट्टे के लिए तो साहब उसकी लागत बढ़ते बढ़ते अब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गई। तो नरेंद्र मोदी ने इसको ये किया, 10 साल में इसको सिर्फ लटकाए रखा, कुछ किया नहीं। तो आप 11वें साल में वो ये कर रहे हैं। यह अपने आप में सबूत है कि यह सरकार सिर्फ सत्ता के लिए, चुनाव के लिए इनका इस्तेमाल करती है। 2022 में जब मंजूर हो गया था तो क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि चुनाव में इसे पहले भुनाना था और भुनाने के बाद में फिर यह करना था। हालांकि कितना लाभ होगा, नहीं लाभ होगा, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन जो भी कुछ है, नदियों में पानी है नहीं, आप क्या कह रहे हैं? तो चलिए पहले नदियों में पानी आए, सही साफ आए, इसके लिए करिए। ये जो नमामि गंगे करके आपने प्रोजेक्ट शुरू किया और उसका सारा ठेका पट्टा अडानी को देकर के जो सफाई के नाम पर दिया, वो 20,000 करोड़ रुपया कैसे, कौन हजम कर गया, इसको भी पता कर लीजिए। बहरहाल ये तो मैं वो बता रहा हूं। और डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें और सोचें हमला कर लेंगे, तो 100% झूठ है। क्योंकि पूरा देश जानता है डॉक्टर अंबेडकर चंद वक्त तक, जब तक भारत का पहला चुनाव नहीं हुआ था, तब तक वो मंत्री थे, वो भी कानून मंत्री थे, वो भी संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इस कारण से उन्हें कभी भी इस तरह की जल परियोजनाओं के लिए कोई वक्त नहीं मिला। वो या तो पढ़ते लिखते थे या अपना करते थे। अंग्रेजी सरकार में भी वो मंत्री थे, उसमें भी उनके पास जल संसाधन नहीं था। यानी आप इससे सारी चीजें समझ सकते हैं कि कैसे झूठ परोसा जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर 1956 में इस दुनिया से चले गए। यानी झूठ बोलना है, कैसे भी बोलिए। बहरहाल आपके झूठ से कुछ नहीं होता है। आपने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है, आपकी पार्टी ने किया है, आपके संगठन ने किया है। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने नए सत्याग्रह के शुरुआत का आगाज कर दिया है। जो उन्होंने नए सत्याग्रह का आगाज किया है, उससे आपको डर लग रहा है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने आपको बेपर्दा कर दिया है कि आप जिस तरह से आड़ लेकर के डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ये सारी साजिशें रचते हैं, वो खुलासा हो रहा है। तो यह एक सत्य है। इस सत्य के साथ में बहुत सारी और घटनाएं आती हैं साथ, कि कैसे आपने इस देश को महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी चीजों में जो है फंसा दिया है। नफरत का आप खेल करते हैं। तो नफरत के खेल का एक उदाहरण है कि लगातार आप संभल में जिस तरीके से खुदाई करके और कह रहे हैं बावड़ी निकल रही है और सुरंग निकल रही है और ये निकल रही है, बिल्कुल निकल रही होगी, कोई इनकार नहीं करता। यदि यही कहेंगे तो हड़प्पा की सभ्यता से लेकर के दुनिया में तमाम सारी सभ्यताएं आपको मिल जाएंगी। और इन सारी सभ्यताओं में आपको एक चीज मिलेगी, कहीं ना कहीं छोटे बड़े, कहीं कभी किसी भी तरह के वो होती थी। वहां घर होते थे, कुछ और होता था, बाद में उसे किसी को बेच दिया, किसी को कुछ हो गया। तो भारत का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड बताता है, उसके मुताबिक जिसके पास जो संपत्तियां जो भी कुछ है, करीब करीब 600-700 साल पुराना तो मिल ही जाता है रिकॉर्ड। तो इस रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है, कोई व्यक्ति अपना एक पुराना घर, पुराना मकान, पुरानी बावड़ी, पुराना वो बेच करके या और तरीके से चला जाता है, दान करके चला जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है जो दूसरा उस पे आएगा, कोई सोचता है सब नीचे तक खोद डालो, बनाओ। कोई कहता है मलबे लाओ और कहीं का भी मलबा है वो डालो और उसको भरो और उसके बाद बनाओ।
उस मलबे के आधार पर आप किसी का घर तोड़ने लगे, किसी का वो करने लगे, तब तो न जाने कितने घर इस देश में टूट जाएंगे। तमाम जगह भराई के लिए जरूरत होती है, मलबा लाके हम भरते हैं। कहीं पे किसी के घर टूट रहे होते हैं, कुछ हो रहा होता है, वहां से लेके आते हैं और भरते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारी जगह ये मिलेगा। आप यह देखिए क्या वो अवैध है या नहीं है। और रही बात सभ्यता की ही खुदाई की, तो ठीक है, आपको ये लगता है पूरा शहर खोद डालिए, उस शहर के लोगों के बसाने की व्यवस्था कर दीजिए, पूरा शहर खोद डालिए और उसे खंडहर में तब्दील कर दीजिए और पुरानी सभ्यता को बहाल कर दीजिए। किसने मना किया है? तो वह भी आप नहीं करेंगे। आपको तो सिर्फ नफरत फैलानी है। बावड़ियां हर घर में होती थी, पुराना इतिहास है, पढ़ लीजिए। और तमाम तरह से तमाम घरों में उस वक्त में बहुत सारी चीजें बनती थी। खोद करके तहखाने बनाए जाते थे जिनमें तमाम कीमती चीजें रखी जाती थी। तो आप कह देंगे कि नहीं वो तो ये है। मैं अपनी ससुराल गया, वहां पर मैंने देखा उनके यहां एक तहखाना था। उन्होंने अपने तहखाने को बंद कर दिया क्योंकि कहीं कभी बच्चा गिर गया, कभी कोई चीज हो गई, कुछ हो गया। तो अब आप खोद डालिए, कहिए कि इस राजा के काल में यह तहखाना होता था और ये है और ये उसका वो है। तो भाई कुछ भी कर लीजिए। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, इस तरह की चीजें आपको तमाम घरों में तमाम जगह मिल जाएंगी। तो इसका मतलब यह नहीं है क्योंकि जिस व्यक्ति ने बेचा उन्हें, उसके पहले उसने किसी से खरीदा या बेचा या जो भी कुछ था, उसकी संपत्ति थी, उसके पूर्वज रहते थे। स्वाभाविक सी बात है, उनका जो भी कुछ होगा वो हमारा है। और जब हमने खरीदा तो हम उसको नए सिरे से बनाएं, खोदें या ना खोदें, हम सोचे क्यों इतना पैसा लगाएं, खोद के अंदर करें, इसी में भरो मलबा और आगे बढ़ो। यही होता है। लेकिन नफरत का जब खेल करना है तो इस तरह के खेल करे जाते हैं। तो दोहरा चरित्र है। एक तरफ रईस मुसलमानों से जब मिलते हैं, उन कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। जब बड़े ईसाइयों से मिलते हैं, उनके बड़े लोगों से मिलते हैं, तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही गरीब, छोटे, मध्यम वर्ग के मुसलमान के पास आ जाएंगे, ईसाई के पास आ जाएंगे, आदिवासियों के पास आ जाएंगे, तो उन्हें मारने लगेंगे, उनको लूटने लगेंगे, दलितों का सब छीन लेने का काम होगा, उनके हक छीने जाएंगे, उनके और सब कुछ होंगे। और जब फंस जाएंगे तो हर चीज में डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने के पहले यह तो देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ने आपकी नीतियों का सदैव विरोध किया। कांग्रेस तो सत्ता में थी, सत्ता में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। निश्चित रूप से विपक्ष का काम है कि वो सत्ता की कमियां निकाले, क्योंकि यदि वो कमियां नहीं निकालेगा तो सुधार कैसे होगा। डॉक्टर अंबेडकर वही कर रहे थे। लेकिन उन्हें निजी लड़ाई तो नहीं थी, लेकिन आपकी तो निजी लड़ाई थी। आप तो डॉक्टर अंबेडकर के दुश्मन हुए थे, उन पर जानलेवा हमला किया था। यह अपने आप में बता रहा है कि कैसे झूठ पर, नफरत पर ही भाजपा टिकी है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं। और इसमें यदि तमाम कहानियां देखेंगे तो तमाम वो भी घर मिल जाएंगे, तमाम हिंदुओं के घर मिल जाएंगे जो मुस्लिम्स के तमाम इमारतों पर बने। तो चिंता तो आप करिए, असल में आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो झूठ की बुनियाद पर आपकी सारा विकास टिका है, आप टिके हैं, असल में कुछ हो नहीं रहा है। यही सत्य। जय